हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे तारों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बातें और तारे की उत्पत्ति कैसे होती है और तारे किस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और तारे के से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे कि तारे के कौन कौन से गुण हैं, तारे हम किसे कहते हैं और तारा में कौन कौन सा चरण होता है। इन सभी चरणों को हम लोग जानेंगे, तारा के निर्माण के संबंधित बातें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तारे की उत्पत्ति। हम लोग तारे कहते किसको हैं? तो तारा जो है, तारा हम लोग उसको कहते हैं जिसमें ताप और ऊष्मा हो, जिसके पास अपनी ताप और ऊष्मा हो, उसी को हम लोग तारा कह सकते हैं। तो तारे का निर्माण कैसे होता है? तो तारे का निर्माण जो है उसका मुख्य जो है, तारे जो होते हैं वो क्या है कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है निहारिका, और ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसें जब सकेंद्रित होने लगती है, सकेंद्रित अर्थात कि एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक जब सटने लगती है और वह सकेंद्रित किसी केंद्र के परिपक्ष जब घूमने लगती है और धीरे धीरे विरल से सघन की ओर होने लगती है और उसमें सघनता अधिक हो जाती है, काफ़ी जब सघन हो जाते हैं तो एक गैसों के बादल टाइप, बादल और सघनता के कारण गैस बादल की तरह तैरने लगते हैं। तो जब ये गैसों का धुंध या गैसों की बादल जो होती है, उससे निर्माण होता है निहारिका का। उससे निर्माण क्या होता है? निहारिका का। और निहारिका जो होते हैं, यहाँ क्या होती है, इसमें धीरे धीरे गैस सकेंद्रित होते हैं, मतलब केंद्र की ओर सघन होने लगते हैं और इनकी जो सघनता है काफ़ी जब बढ़ जाती है तो निर्माण होता है निहारिका का। निर्माण हो जाता है किस चीज़ का? निहारिका बन जाता है। जो निहारिका क्या है? गैसीय रूप होता है और इसमें बादलों के धुंध और धूलकण, बहुत सारे धुंध की तरह बादलों की छाया और गैसों का जो धुंध होता है उसी को हम लोग निहारिका कहते हैं। और धीरे धीरे यहाँ फिर निहारिका का जब निर्माण होता है तो निहारिका में भी काफ़ी सकेंद्रीकरण होने लगता है। इसके पास अपनी ताप और ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन जब गैस सकेंद्रित होते हैं, एक सघन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ताप बढ़ने लगता है। जिस तरह से एक रूम में हम लोग 10-20 आदमी हैं, बड़ा सा रूम है और उसमें उसी रूम में जब 200 आदमी को रख दिया जाएगा तो क्या होगा? सघनता के कारण वहाँ की वातावरण गर्म हो जाएगी, ताप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? बढ़ने लगेंगे। तो ताप वहाँ भी क्या होती है? गैस जब सकेंद्रित होते हैं निहारिका के अंदर तो वहाँ पे धीरे 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 क्या होता है? ताप बढ़ने लगता है और ताप बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ गैस क्या होते हैं? निहारिका में सकेंद्रीकृत हो जाते हैं और सकेंद्रीकृत होने के कारण गैस का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है और गैसीय अवस्था से ये धीरे धीरे यहाँ क्या होते हैं कि ताप जब बढ़ जाता है तो अब देखते हैं स्टार, यहीं पे बनते हैं स्टार, माने जो हमारे तारे हैं उनका निर्माण होता रहता है। तो तारों का निर्माण सबसे पहले क्या किस चीज़ से होता है? तो निहारिका से होता है, क्योंकि निहारिका एक गैसीय बादल के रूप में रहता है, लेकिन जब अधिक सकेंद्रीकृत होने लगता है और जब गैस केंद्रीकृत होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्लाज्मा के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं और प्लाज्मा के रूप में, और तापमान अधिक बढ़ जाने के कारण यहाँ क्या हो जाता है? तापमान जब बढ़ जाते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं? सकेंद्रण के कारण इसमें आग पकड़ लेता है और जैसे ही आग पकड़ता है ताप अधिक हो जाने के कारण
तो क्या होता है, उससे प्रकाश और ऊष्मा निकलना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे प्रकाश और ऊष्मा जो निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको, उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहने लगते हैं। तो तारा हम किसे कह सकते हैं, जिसके पास अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा हो, उसी को हम लोग तारा कह सकते हैं। ब्रह्मांड में खगोलीय जो पिंड हैं उसमें जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है, उसको हम लोग तारा कह सकते हैं। तो सूर्य भी क्या है, सूर्य के पास अपनी प्रकाश है और ऊष्मा भी है, इसीलिए हम लोग सूर्य को एक तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा का ही रूप है जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, और सबसे, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य है। तो अब उसी तारे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो तारों का निर्माण जो होता है निहारिका से होता है, और निहारिका जो होते हैं गैसीय रूप में रहते हैं, और बादल गैसों का बादल, और जब ये बहुत ज़्यादा संकेंद्रित होते हैं और गैस जो है केंद्रीकृत होने लगते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है कि तापमान जब अधिक हो जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, आग लग जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, और वहाँ क्या होते हैं कि तारों का निर्माण हो जाता है, और वहाँ से प्रकाश और ऊष्मा हमेशा उत्सर्जित होने लगती है। तो अब हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि तारों के पास प्रकाश और ऊष्मा कैसे आती है, किस तरह से तारे के अंदर, तारे का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, स्टार कहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैसों का यहाँ क्या हुआ था कि ये जो गैसीय रूप में निहारिका थे, इसका संकेंद्रण हुआ, संकुचन हुआ, बहुत ज़्यादा संकेंद्रण होने के कारण क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। और यहाँ जो है तारों के निर्माण जब हुआ तो इसमें जो ऊर्जा आई अधिक ज़्यादा, ये क्या हो गया, ऊर्जा आने का मुख्य कारण इसमें हो गया कि ये प्लाज्मा के रूप में घनत्व काफ़ी बढ़ गया, डेंसिटी काफ़ी बढ़ गया यहाँ, क्योंकि संकेंद्रण होने पर डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ कि ये गैसीय रूप जो था वह क्या हो गया, प्लाज्मा के रूप में आ गया। जो निहारिका गैस के रूप में था, यहाँ गैसीय अवस्था थी, तो गैस में ऐसे अगर छिटाया हुआ है तो उसमें आग लगेगा तो कैसे जल पाएगा, जल नहीं पाएगा। और सिलेंडर से हम लोग जब जलाते हैं तो एक बर्नर का सहयोग लेके गैस को केंद्रीकृत करते हैं एक जगह, तब वो जल पाता है। तो यहाँ निहारिका में क्या था, गैस का बादल था जो जल नहीं सकता था, लेकिन जब ये अत्यधिक संकेंद्रीकृत हुआ और यहाँ जो है जो गैसीय अवस्था था वहाँ प्लाज्मा के रूप में आ गया, और घनत्व डेंसिटी काफ़ी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ने के कारण से काफ़ी ये सघन हो गए, और यहाँ पर आग लगा, और उस तरह से क्या हुआ, यहाँ से ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगा। तो इसी तरह से तारे का निर्माण होता है। और तारे जब बन जाते हैं तो सबसे मुख्य चीज़ है इसमें, तारे के पास ऊर्जा कहाँ से आती है, तो ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा आता है। वहाँ तारों के ऊपर अत्यधिक सघनता होने के कारण, और वहाँ ये जब ये गैसीय अवस्था से प्लाज्मा के अवस्था में बनते हैं और उसका ताप अत्यधिक हो जाता है, और वहाँ पे तारों में हाइड्रोजन और हीलियम की अत्यधिक मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा तारों की संरचना में जब हम देखेंगे तो क्या है कि 71% क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है। तारा के निर्माण में 71% हाइड्रोजन का योगदान होता है, जबकि 26% जो है हीलियम का निर्माण होता है, और 2.5% जो होते हैं अन्य गैसों का योगदान होता है। इस प्रकार से तारा में जो मेजर, तारा के बनने में जो मेजर भूमिका होती है हाइड्रोजन और हीलियम, और यही हाइड्रोजन हीलियम जो होते हैं
हाइड्रोजन क्या करते हैं, हीलियम के रूप में कन्वर्ट होते हैं। और हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है यानी कि तो यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। तो हम लोग थोड़ा सा जान ले कि नाभिकीय संलयन क्या है। जब दो हल्के नाभिक हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक क्या करते हैं कि जब एक साथ संलयित होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जब दो हल्के नाभिक एक साथ संलयित होते हैं और संलयन के दौरान क्या होता है, एक भारी नाभिक का जब निर्माण करते हैं, तो जब ये सटते रहते हैं दोनों, जब संलयित होते रहते हैं, तो वहाँ से एक विपुल मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, जो हमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में मिलती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि तारों का मुख्य जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह क्या है कि नाभिकीय संलयन। इसी क्रिया के द्वारा तारों में ऊर्जा आती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में मिलती है। और अभी हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे सभी बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ अब देखेंगे तो तारे में अगर कोई पूछता है कि तारों का निर्माण किन गैसों से या किससे होता है और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन, और कैसे यह होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहते हैं। अब दूसरा स्टेज है ये निहारिका से क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ। अब ये तारा जो है हमें हमेशा ऊष्मा देती रहती है। जिस तरह से सूर्य हम लोगों को ऊष्मा, हमारे पृथ्वी को ऊष्मा दे रही है, और लगभग सूर्य का आयु जो है 5 मिलियन वर्ष बीत गया और 5 मिलियन वर्ष तक अभी सूर्य हम पृथ्वी को ऊर्जा देती रहेगी। तो इस तरह से ये एक बार जब तारों का निर्माण हो जाता है और जब बहुत वर्षों करोड़ों अरबों वर्ष तक ये इस तरह की क्रियाएं, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती रहती है और वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती रहती है। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में कि तारों में कौन सी क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि तारों में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, विपुल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होते हैं। और इसमें क्या होती है कि दूसरा जो है, इसमें ईंधन किस रूप में रहता है। तारों में ईंधन जो होता है, तारा उस प्रकाश और ऊष्मा अगर दे रही है तो इसमें ईंधन किस रूप में रहता है। तो यहाँ ईंधन जो रहता है वो प्लाज्मा के रूप में, प्लाज्मा फॉर्म में आ गया रहता है। अब देखते हैं कि यहाँ गैसीय अवस्था था, संकेंद्रण हुआ और वो काफ़ी अत्यधिक ताप और दाब पर किसी चीज़ को रखा जाता है, तो वो क्या होते हैं कि प्लाज्मा की अवस्था में आ जाते हैं। और प्लाज्मा जिस तरह से हाथ या पैर कटने पर ब्लड का थक्का जम जाता है, उसी तरह का, या जो क्रीम मलाई जो होता है, जिस तरह से मलाई को उठाते हैं तो पूरा सही से उठता है, तो उस तरह का ये क्या हो जाता है, यहाँ प्लाज्मा का रूप बन जाता है। अब ये धीरे धीरे करोड़ों वर्ष तक ये प्रकाश और ऊष्मा देते रहते हैं, लेकिन जब इनका विघटन होता है, जब ये तारे धीरे धीरे काफ़ी दिनों के बाद समाप्त होने लगती है, तो क्या होता है, जब इसका ऊर्जा कमने लगता है तो यहाँ पे इसको हम लोग लाल दानव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल दानव, रेड स्टार, लाल दानव। तो लाल दानव में क्या हो जाता है, तारा तो अधिक संकेंद्रीकृत होते हैं, काफ़ी इनमें सघन होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ऊर्जा उत्सर्जन होने के कारण लगातार जब ऊर्जा उत्सर्जन होती रहती है तो धीरे धीरे ऊर्जा की तारों की अपनी जो होती है ऊर्जा शक्ति वो कम होने लगती है। और वो क्या है, जब 90% जब ऊर्जा खत्म हो जाता है, जब खत्म हो जाता है तो वह तारा में अब उतना ज़्यादा
शक्ति नहीं रहता है, ऊर्जा कम हो जाने के कारण क्या होते हैं कि उसके जो है घनत्व में फैलाव आता है, घनत्व बढ़ जाता है। यहाँ देखे थे कि घनत्व काफ़ी क्या हो गया था, सघन हो गया था। अब ये जो है डेंसिटी इसका बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण ये क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा जो तारा है उससे बड़ा हो जाता है। तारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और इसकी साइज जो है, आकार सामान्य तारों से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इसमें ईंधन की मात्रा क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। ईंधन की मात्रा कम होने का मुख्य कारण है कि 90% ऊर्जा खत्म हो चुके होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब लंटेन या लैंप या डिबिया में जब वह तेल ख़त्म होने लगेगा तो फुकाने लगता है, फकफकाने लगता है। तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ भी इसका या गैस जो हम लोग जलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, बर्नर से लाल फ्लेम देने लगता है। तो यहाँ जब ईंधन इसकी ख़त्म होती है, 90% जब ईंधन जल जाता है, तो जब इस स्टेज में तारा पहुँच जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लाल दानव। और लाल दानव अब क्या होता है, इससे भी धीरे 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 ऊर्जा का उत्सर्जन कम जाता है और काफ़ी कम जब ऊर्जा हो जाता है, यानी कि जब इसका 95%, तो 95% जब ऊर्जा खत्म हो जाती है और उस समय यह बिल्कुल ही अपने ख़त्म होने का कगार पर रहता है। तो अब इसका ख़त्म कैसे होता है, इसको हम लोग जानेंगे कि तारों की समाप्ति कैसे होती है। तो तारों की समाप्ति दो तरह से होती है। अगर तारा जो है लाल दानव, जिसको अंतिम स्टेज होता है, तारा का जब समापन होने लगता है वो स्टेज होता है, तो यहाँ से क्या होता है, अगर छोटे तारे हैं तो उसका अलग ढंग से अति होता है। तो उसको हम लोग, जो छोटे तारे होते हैं उसको हम लोग श्वेत वामन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत वामन। छोटे जो तारे होंगे उसको श्वेत वामन कहते हैं। और श्वेत वामन जो होता है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाती है, छोटा कहने का मतलब यह नहीं कि छोटा, किसी चीज़ से हम तुलना करेंगे तब ना बड़ा छोटा बुझाएगा। तो छोटा अर्थात सूर्य से 1.5 गुना छोटा हो। सूर्य से जो तारे, अब ये लिमिट रख दिया गया कि सूर्य से जो 1.5 गुना तारा छोटा होगा वो श्वेत वामन तारा कहलाएगा, और जो सूर्य से 1.5 गुना बड़ा रहेगा तारा वो अभिनव तारा कहलाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनका जो छोटे तारे होते हैं उनका कैसे समापन होता है। तो श्वेत वामन बनते हैं और श्वेत वामन में यहाँ क्या होती है, लगभग ऊर्जा धीरे धीरे ये चमकते हैं, लेकिन काफ़ी इनकी लौ जो होती है प्रकाश और ऊष्मा का काफ़ी कम हो जाता है। श्वेत वामन का धीरे धीरे ये काफ़ी कम चमकने लगते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे प्रकाश लौ, जब पूरा फ्लेम इनका ऊर्जा का उत्सर्जन बिल्कुल ही जब बंद हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काला वामन। श्वेत वामन और काला वामन। तो यहाँ ऊर्जा लगभग 95% क्या होती है, इसकी समाप्त होती रहती है। और यहाँ जब 100% ऊर्जा खत्म हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, काला वामन हो जाता है। और ये चमकना क्या करते हैं, धीरे धीरे बंद कर देते हैं और ये चमकते नहीं है। ये अंतरिक्ष के लिए या ब्रह्मांड के लिए एक कचरा के समान हो जाता है। वह उसमें अपने ऊर्जा को खोकर धीरे धीरे उसके साथ घूमते रहते हैं, एज ए कचरा की तरह हो जाते हैं। इसमें अब कुछ रह नहीं जाता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि बड़े तारे, जो सूर्य से बड़े तारे हैं, सूर्य से जो 1.5 गुना तारा जो बड़ा है उसका क्या स्थिति होता है। तो उसको हम लोग अभिनव तारा कहते हैं। अभिनव तारा, न्यू स्टार। अभिनव तारा क्या होता है, यहाँ पे जो सूर्य से
डेढ़ गुना, माने लगभग 1.5 गुना, यानी कि उसको एक्यूरेट अगर हम लोग कहते हैं तो 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए सूर्य से, तब उसको हम लोग सूर्य से बड़ा कहेंगे। अब ये पहले वैज्ञानिकों में मतभेद था कि कितना बड़ा, उसका लिमिटेशन नहीं था। तो एक चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कहा कि बड़ा का मतलब क्या, जो सूर्य से 1.44 गुना अगर बड़ा है वह क्या है, अभिनव तारा है, और जो छोटा है वह क्या है, श्वेत वामन है, श्वेत वामन है। और धीरे धीरे ये अभिनव तारा जो होते हैं क्या है, सूर्य से 1.5 गुना, लगभग 1.44 गुना बड़ा है। अब ये क्या करते हैं, अभिनव तारे में क्या होते हैं, विस्फोट होते हैं। अभिनव तारा जो होता है वह क्या होता है, विस्फोट होता है उस अभिनव तारा में। तो पूछा जाता है बार बार प्रतियोगी परीक्षा में कि ब्रह्मांड में कौन ऐसे तारे हैं जिसको विस्फोटक तारा कहा जाता है। तो विस्फोटक तारा कौन है, अभिनव तारा। यहाँ विस्फोट होती है, अभिनव तारे में क्या होते हैं, विस्फोट होते हैं, और जो सूर्य से काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 1.44 गुना तो निश्चित रूप से बड़ा होगा, और इसमें विस्फोट होता है। और विस्फोट के बाद इसमें क्या होते हैं उसको हम लोग को देखना है। तो इसमें सबसे पहला जब ये विस्फोट होता है तो विस्फोट से क्या होता है कि न्यूट्रॉन तारा का निर्माण होता है। आप लोग स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, देखते रहेंगे ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और इसमें कंपटीशन से जुड़े और प्रतियोगी परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सबों की जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ क्या होता है, अभिनव तारे में जब विस्फोट होते हैं तो ये विस्फोट क्या होता है कि विस्फोट से 4 तरह के तारों का निर्माण होता है। 4 तरह कहने का मतलब ये क्या, किसी न किसी एक तारा का निर्माण होगा। अब 4 तरह के तारे बनते हैं, या तो वो क्या बन सकते हैं, न्यूट्रॉन तारा बन सकते हैं। तो न्यूट्रॉन तारा क्या होता है कि इसका साइज तो बड़ा होता ही है, लेकिन इसमें चमक कुछ कम होती है। न्यूट्रॉन कहने का मतलब ही है कि उसमें वह ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें चमक नहीं होती है। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो बनेगा वो पल्सर बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, पल्सर। पल्सर की एक खास विशेषता होती है, वो जब ये यहाँ जब विस्फोट होता है और टूटता है तो इतना छोटा, माने छोटा कहने का मतलब क्या, बहुत छोटा नहीं, तारा कितना हो छोट हो जाएगा तो बहुत बड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब जो इसमें जो टूटता है वह छोटा आकार में अगर टूट जाता है, ब्रह्मांड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। अगर कुछ वर्ष पहले कहा जा रहा है तो इसका मतलब करोड़ों वर्ष पहले, कुछ किलोमीटर मतलब कुछ करोड़ किलोमीटर। तो ये क्या होते हैं कि जब ये टूटते हैं तो छोटे रूप में जो आकार में टूटते हैं उसको हम लोग पल्सर या क्वेसर कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है, इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, और ये इनमें घूर्णन बल बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी तेज़ी से ये गति करते हैं, और काफ़ी तेज़ी से गति करने के कारण ही इनको पल्सर कहा जाता है और क्वेसर कहा जाता है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है। और ब्रह्मांड में कौन सी तारा है जिसका गति काफ़ी अधिक होता है, तो वही पल्सर तारे। ये दरोगा में, पीसीएस में, बीपीएससी में भी कई एक बार पूछा गया है। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पल्सर और क्वेसर तारे जो होते हैं काफ़ी अधिक चमकीले होते हैं, और काफ़ी चमकीले के साथ साथ इनका डेंसिटी जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी चमकीला होते हैं। तो पल्सर और क्वेसर के बारे में आप लोग जान गए। थोड़ा सा साइज के कारण इसका 2 नाम दिया गया है। और ये अब आगे देखते हैं, चौथा जो होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो होता है यह ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा
माने ब्रह्मांड में ये खतरा है अन्य ग्रहों के लिए, पृथ्वी, ये सब के लिए, क्योंकि ये ब्लैक होल जो होता है अभिनव तारे से ही उसका निर्माण होता है। लेकिन ब्लैक होल इसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ क्या होता है, सकेंद्रन होता है, काफ़ी ये जो ऊर्जा का रूप होता है प्लाज्मा काफ़ी सकेंद्रीकृत हो जाते हैं। इतना न प्रेशर, इतना न दाब होता है, बहुत ज़्यादा दबाव के कारण क्या होते हैं कि ये काफ़ी ठोस हो जाते हैं, और इतना ठोस हो जाते हैं कि इस पर मिसाइल से भी अगर इसको मारा जाए तो वो टूटते नहीं हैं। अगर कभी वायु पृथ्वी पर गिर गया या किसी ग्रह पर गिर गया तो वह सीधा फाड़ देता है, और फाड़ कर पृथ्वी के अंदर घुस जाएगा। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर ये ब्लैक होल कहीं गिरा पृथ्वी पर तो सीधे फाड़ते हुए पूरे पृथ्वी को बाहर चला जाएगा। तो समझ लीजिए कि ज्वालामुखी, भूकंप, सारी घटनाएं एक साथ पृथ्वी पर हो जाएगी, और वो क्या होगा, पूरा का पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा। तो ये जो सबसे ज़्यादा डर है ब्लैक होल से ही डर है। जो ब्रह्मांड में क्या होती है, इतना न ज़्यादा इसका घनत्व काफ़ी सघन होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है, बहुत घनत्व हो जाता है, और इसको किसी चीज़ से अभी तक नहीं तोड़ा जा सकता है, और ना ही इसको दिशा से दिग्भ्रमित किया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, पृथ्वी के लिए या अन्य ग्रहों के लिए काफ़ी घातक है। और ये ब्लैक होल जो होते हैं, ये इनमें क्या होती है, चमक नहीं होती है। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में कौन सी तारे हैं जो चमकता नहीं है। तो सभी तारे चमकते हैं, सभी तारे क्या है, निश्चित रूप से चमकते हैं। दो तारे हैं, एक ब्लैक होल और एक जो काला बामन। काला बामन जो तारा का, छोटे तारों का जो विसर्जन होता है वो काला बामन बन जाते हैं, तो उनमें प्रकाश होती ही नहीं है, बिल्कुल ही समाप्त हो गई रहती है, तो वो नहीं चमकते हैं। और दूसरा जो है ब्लैक होल नहीं चमकते हैं। बाकी ये सभी तारे जितने भी तारे हैं वो सब के सब तारे चमकते हैं और प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तारों का जो छोटे तारे क्या करते हैं, श्वेत बामन से काला बामन में बदल जाते हैं, और बड़े जो सूर्य से बड़े हैं आकार में वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये अभिनव तारे से न्यूट्रॉन तारे, पल्सर तारे और क्वेसर और ब्लैक होल के रूप में बदल जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तारे, बड़े तारे का इस तरह से अंत होता है और छोटे तारे का उस तरह से। अब हम लोग कुछ इससे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें, तथ्य, उस पर भी हम लोग चर्चा कर ले, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछा गया है कि तारों का रंग किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो है पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उसमें पृष्ठ तनाव भी ऑप्शन रहता है, तो पृष्ठ तनाव को मार कर चले आते हैं, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। तारों का मुख्य रूप से जो रंग निर्भर करता है वो रंग पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। पृष्ठ ताप यानी कि तारे के कोर का जो ताप होता है, पृष्ठ ताप कहने का मतलब क्या है, ये ताप बहुत ज़्यादा होता है और लगभग तारों का पृष्ठ ताप जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसी ताप पर निर्भर करता है, पृष्ठ ताप पर ही निर्भर करता है तारों का रंग। और तारों के रंग से हम पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि तारा जो है उसके अंदर कितनी ऊर्जा बची हुई है। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। अब दूसरा है, देखेंगे कि जो लाल तारे हैं, जो हमको पृथ्वी से लाल रंग का तारा दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, मतलब सामान्य तारों की तरह होते हैं। उसमें ऊर्जा उतना न ज़्यादा है और न कम है। लेकिन श्वेत तारे जो मीडियम होते हैं, लाल तारों में ऊर्जा क्या होता है, सामान्य होता है, नॉर्मल होता है,
और वो मतलब बहुत सारा दिन ऊर्जा को उत्सर्जन कर दिए हुए होते हैं, इसीलिए उनमें ऊर्जा की धीरे धीरे मात्रा कमती जाती है और नॉर्मली स्टेज में आ गए रहते हैं, इसीलिए वो लाल रंग के दिखने लगते हैं। जो श्वेत तारे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी एनर्जी होता है, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन तो हमेशा हो रहा है। तो श्वेत तारे जो होते हैं अपने मीडियम अवस्था में प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं। तो जब हमको लाल से श्वेत दिखाई दे रहा है, यानी कि ये श्वेत तारे उसके अंदर अधिक ऊर्जा है, और उससे भी ब्लू अगर तारा दिखाई देता है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि तारों का निर्माण तुरंत हुआ है और उसके अंदर ऊर्जा अभी काफ़ी मात्रा में है, और इस कारण से उसके चमक के कारण से उसमें चमक जो होती है ब्लू रंग का निकलते रहता है। तो यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन बहुत तेज है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तारों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक पूछे जाता है कि बादलों के समूह, गैसों का समूह जो होता है, और धुंध जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। और तारों में जो ऊर्जा मिलती है हमको नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, और तारा में जो ऊर्जा संचित होता है और वहाँ जो ईंधन रहते हैं वो प्लाज्मा के रूप में रहते हैं। लाल दानव जब तारों का ईंधन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लगभग 90% खत्म हो जाते हैं, तो वो लाल दानव के रूप में आ जाते हैं। और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, अगर बड़ा तारा है, सूर्य से बड़ा तारा है, तो वो छोटा तारा है तो श्वेत बामन बनते हैं, और उसका फिर क्या होता है, काला बामन बन के। और उसके बाद जो अगर सूर्य से बड़ा है, यानी कि 1.5 गुना बड़ा, यानी कि 1.44 बड़ा है, उसको हम लोग अभिनव तारा कहते हैं। और अभिनव तारा में विस्फोट होता है। ये बार बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में कि विस्फोटक तारा किसको कहते हैं, तो अभिनव तारा को कहते हैं। और इस विस्फोट के कारण यहाँ क्या होती है, 4 तरह के तारों का निर्माण होती है, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, पल्सर तारा कहते हैं, और क्वेसर और ब्लैक होल कहते हैं। और तारों का रंग जो होता है तापमान के पृष्ठ ताप के ऊपर निर्भर करता है। और इस प्रकार से तारे से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगभग इससे पूछे जाएंगे। और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।